बाकी स्टूडेंट्स को आना होगा तो वो भी आ जाएंगे। यस, फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको लिखनी है एज इट इज जैसे बुक में दी है, और उसको याद भी करना है बिकॉज वो लिखने के लिए आ जाती है। स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एंड देन उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो दोनों मिलाकर 2 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क की डेफिनेशन एंड 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मैंने आपको बताई थी, एक्सप्लेन की थी, और आई होप सबको समझ भी आ गई थी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं उसको हम अंडर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही कंसीडर करते हैं। और हर कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। मींस इफ 6 है तो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 3 होंगे। 2 into 3 से आपको कोई और नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ 6 ही मिलेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिक। ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स डिफर हो सकता है। गुड इवनिंग। जो बुक में लिखी है हाँ वही आपको याद करनी है। आप ये भी याद कर सकते हो और बुक वाली भी, दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, ये भी ध्यान रखना क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन में कि विच थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, देन यू विल आंसर that fundamental theorem of arithmetic is also known as unique factorization theorem। unique factorization theorem इसीलिए ही बोलते हैं, सेम रीजन से कि हर कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। इसके साथ में कुछ टर्म्स थी, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताया था आपको। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं आप सभी ने मुझे बताया था, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं ये भी बताया था। वन के बारे में थोड़े थोड़ा किसी किसी को कंफ्यूजन थी तो वो आई थिंक खत्म हो चुकी थी। अ नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर इफ इट हैज नो फैक्टर अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। कोई भी ऐसा नंबर जिसका वन और खुद उस नंबर के अलावा कोई और फैक्टर ना हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 71 एंड सो ऑन। A number is called composite number if it has at least one factor other than one and the number itself। if किसी नंबर का वन और उस नंबर के अलावा कोई और भी फैक्टर है, थर्ड फैक्टर और है, तो हम उसको composite नंबर बोलते हैं। नहीं, जानवी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में रजिस्टर में लिख सकते हो जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखो। फिलहाल आपको समझना है इसको सिर्फ, ठीक है। लिखोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए भी और हम जल्दी जल्दी कर नहीं पाएंगे। यस, ये हो गया था। आई टोल्ड यू कि मैं एक रिमाइंड करा रहा हूँ आप सबको कि हमने क्या किया था। ये मैंने आपसे पूछा था वन इज प्राइम और कंपोजिट, और आप सभी ने सही जवाब दिया था। फिर से बता दो, इफ वन इज प्राइम और कंपोजिट। आई होप आप कोई गलत जवाब नहीं देगा। वन इज प्राइम और कंपोजिट। यस सलोनी। यस गौरी। नो निकिता, वन इज नॉट कंपोजिट। वन इज नीदर, वन के देखो और कोई फैक्टर तो नहीं होते तो वो कंपोजिट कैसे होगा। नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ना ये प्राइम में आता है ना ही ये कंपोजिट में आता है। ठीक है, तो इसको हम यूनिक नंबर बोलते हैं। वन इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपने बताया था सभी ने, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यस। ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली इवन प्राइम नंबर भी टू ही होता है। and smallest composite number is 4। 4 is the smallest composite number, and smallest odd prime number is 3। Yes,
ठीक है, तो ये सबको पता होना चाहिए, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसमें से ही क्वेश्चन मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी आ जाता है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, और व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, और एचसीएफ, कुछ भी वो ऐसा पूछ सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो आपको याद रखना है कि वन ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, बट वन वन ऑड होता है या नहीं होता है। वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, बट वन ऑड होता है या इवन होता है। हम वन को इवन कंसीडर करते हैं या ऑड। यस, वन इज ऑड। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइम कंपोजिट के बारे में पूछ रहे हैं या ऑड के बारे में पूछ रहे हैं। इफ ऑड के बारे में पूछ रहे हैं तो यस इट इज ऑड, बट प्राइम या कंपोजिट के बारे में पूछ रहे हैं तो नो, इट्स नॉट प्राइम और कंपोजिट, इट्स यूनिक नंबर। चलो ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस हम आज सेकंड एक्सरसाइज के करेंगे। फैक्टर ट्री, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ट्री आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, जब आप सो कॉल्ड एलसीएम निकालते थे, इफ यू रिमेम्बर, एलसीएम मींस प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। तो आप किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, आप कुछ इस तरह से, सपोज करो मैंने आपको बोला कि 21 के प्राइम फैक्टर्स करो, तो आप 3 7s एंड 7 1s, ये होता था। फैक्टर ट्री में हम क्या करते हैं, छोटी क्लासेस में किसी किसी को पढ़ाया हुआ है, किसी किसी को नहीं पढ़ाया हुआ है, तो अब आप देख के याद आपको आ जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर another number exactly without leaving any remainder, then the number which divides is called a factor of the number which has been divided, means फैक्टर के बारे में आपको पता है। फैक्टर क्या होता है, अगर एक नंबर दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, तो हम उसको फैक्टर ऑफ दैट नंबर बोलते हैं, इसमें हम डेसिमल्स को कंसीडर नहीं करते। तो उसी से हमें फैक्टर ट्री मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 6 12 आर फैक्टर्स ऑफ 24, ये तो आप सबको पता है कि 24 इन सभी की टेबल में आता है। अब फैक्टर ट्री में अगर हम देखें 24 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें सबसे पहले हम प्राइम नंबर से ही इनको डिवाइड कर सकते हैं, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो हम पहले 2 से करेंगे अगर ये हो सकता है तो, जो कि हो जाएगा। आपने 2 से किया, व्हाट विल यू गेट, 12। फिर 12 को हम अगेन 2 से करेंगे, बिकॉज ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इससे हमें मिला 6। देन हमने 6 को अगेन 2 से किया, बिकॉज इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो हमें मिला 3। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय, देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो जब लास्ट में आंसर प्राइम नंबर आ जाता है, उसके आगे हम उसको डिवाइड नहीं करते, वो जो आप करते हो ना 3 1s are 3, वो नहीं करना होता है। तो ये प्राइम नंबर बचा, ये भी प्राइम नंबर हुआ, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ये हो गया 24 का फैक्टर ट्री, इसको हम फैक्टर ट्री बोलेंगे 24 का। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में लिखा है फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री, तो आप इस तरह से करोगे, लाइंस ड्रॉ करके नहीं, जो आप नॉर्मली करते हो, आप इस तरह से शो कराओगे फैक्टर ट्री, ये आपकी बुक में भी दिया होगा। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट प्राइम फैक्टराइजेशन इन फैक्टर ट्री फॉर्म। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, इजी है बहुत ज्यादा, आप बहुत छोटी छोटी क्लासेस में ये कर चुके हो ऑलरेडी। ट्री की शेप में ना सही, नॉर्मल वाला ही सही, बट आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है। बस यही ध्यान रखना है, लास्ट में 3 ये जैसे आ गया यहाँ पर, तो आपको 3 1s are 3 नहीं लिखना है। हम 3 जहां तक प्राइम नंबर्स आते हैं सिर्फ वहीं तक डिवाइड करते हैं, ये दोनों अगर प्राइम नंबर आ गए हैं तो आप इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करोगे। ऐसा नहीं करोगे यहाँ 3 1s are 3 लिख दो, नो। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और वन ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, तो हम वन वाला जो स्टेप होता है उसको स्किप कर देते हैं इस फॉर्म में। सो दिस चेन ऑफ फैक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री कॉल्ड फैक्टर ट्री। इसका क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रेयरली आता है बट आ जाता है।
और वो इस तरह से नहीं आता है, वो डिफरेंट वे से आता है, वो अभी मैं बताऊंगा। मिसिंग होते हैं इसमें से कोई कोई टर्म्स, तो वो आपको कहते हैं कि जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फिल अप करो यूजिंग दिस फैक्टर ट्री। आई होप मैंने आगे एग्जांपल दिया होगा। लेट्स सी इफ इट्स प्रेजेंट देयर और नॉट। ये भी ध्यान रखना कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब आप फैक्टर्स लिखोगे तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे। यहाँ 24 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये आपका आंसर होगा, आप यहाँ पर नहीं छोड़ कर आओगे। ये आप छोटी क्लासेस में करते थे, अब आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आप प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में लिखोगे। विनायक 9th क्लास में आना। इरेशनल नंबर अभी बताऊंगा मैं। 9th क्लास में नहीं पढ़े इरेशनल नंबर? व्हाट आर इरेशनल नंबर? पूरा चैप्टर था, बिल्कुल भूल गए? पहले जो टॉपिक चल रहा है उस पर कंसंट्रेट करो। यू मे आस्क योर क्वेश्चन लेटर, हालांकि मुझे लगता है हम वहां तक पहुंच जाएंगे स्टिल। इरेशनल नंबर की अलग ही एक्सरसाइज है, वो हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अगेन, हालांकि आपको पता है। यस जानवी, इस तरह से आप फैक्टर्स लिखोगे। अब एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सभी को आता है, लेकिन यहाँ पर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एचसीएफ का मीनिंग आप सभी को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो जिन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना उन दोनों को डिवाइड कर सके, दो या तीन जितने भी हैं। HCF of two number or more number equals to product of least power of each common prime factor involved in the number. Look at this definition. Product of the least power of each common factor, prime factor, यहाँ पर least नहीं है, highest i power, not least, involved in this prime factor. यस ये सब जूनियर क्लासेस का ही चल रहा है गौरी। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जिसको याद नहीं है वो एक बार जूनियर क्लासेस का मैथ्स रिवाइज कर लो। यू विल गेट एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन दिस चैप्टर। तो सी यहाँ पर लीस्ट नहीं हाईएस्ट आएगा। ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक मेरी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे। हाईएस्ट। अब देखो जैसे HCF ऑफ 120 एंड 36 को कैलकुलेट करना है आपको, तो पहले आप 120 के फैक्टर्स करोगे। 120 के फैक्टर्स ये आएंगे 2 raised to the power 3 into 3 into 5, 15 8s आर 120 होते हैं। ठीक है, यही होंगे फैक्टर्स 120 के या कुछ और होगा? बताओ ये करेक्ट है या नहीं? 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आप यही लिखोगे? ठीक है, एंड व्हाट अबाउट 36? 36 के फैक्टर्स में आप क्या लिखोगे? 36 के फैक्टर्स को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? यस अक्षत। यस जानवी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे जानवी, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। ठीक है, वैसे करेक्ट है। सो 36 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो? एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखोगे जो दोनों में प्रेजेंट है। जैसे ये लीस्ट ही था, सॉरी मैं एलसीएम को लेकर बैठ गया। अ, इसको क्लियर कर दो, ये ठीक था, लीस्ट था, सॉरी। हाँ, तो आप पहले देखोगे दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है। बताओ जरा दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है? सिर्फ कॉमन फैक्टर्स पूछे, मैं एक्सपोनेंट्स नहीं पूछ रहा हूँ। जस्ट कॉमन फैक्टर्स बताओ, दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? यस अक्षर। यस गौरी।
ठीक है, तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 3, तो हम 2 और 3 लिख लेंगे। और फिर आप एचसीएफ क्या लोगे, जो इनकी लीस्ट पावर होगी दोनों में। जैसे 2 की छोटी पावर क्या है दोनों के अंदर, एक में 2 की पावर 3 है और एक में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर आप क्या लोगे, 2 लोगे लीस्ट पावर। और 3 की लीस्ट पावर क्या है दोनों में, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो आप 3 की पावर 1 लोगे, जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका एचसीएफ होगा, जो कि हो जाएगा 4 × 3 दैट इज 12। ठीक है, आप कॉमन फैक्टर्स लिखो और उनकी लीस्ट पावर लिख दो बस उसके ऊपर, दैट विल बी योर आंसर। Here common factors involve 2 × 3. Now write the least power of both. 2 की लीस्ट पावर मीन्स सबसे छोटी पावर जो भी होगी 2 की दोनों में से वो लिखोगे, और 3 की जो छोटी पावर होगी वो लिखोगे। That gives us 2 की पावर 2 multiplied by 3 that is 12 means 18 and 18 नहीं, ये 36 था नॉट 18। 36 एंड 120 का फैक्टर्स क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में जो एलसीएम आपका आया वो क्या आया, 12। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो आप इजीली। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, इस तरह से आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। अब आप वैसे नहीं करोगे कि जैसे पहले आप करते थे 2 × 2 × 2 × 3 × 5 लिखा और दूसरा 36 के फैक्टर्स लिखे, और फिर ऐसे करते थे ना, याद है, ये राउंड लगाकर 2 × 2 × 3 दैट इज 12। ऐसे नहीं करना है, आप इस तरह से करोगे। फाइन, ओके, चलो गुड। नाउ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, और हाईएस्ट पावर किसकी लेते हैं, ईच एंड एवरी फैक्टर। इसमें हम कॉमन फैक्टर्स को नहीं लेते, हम इसमें ईच एंड एवरी फैक्टर इन्वॉल्व इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स, बोथ और 3 जितने भी नंबर्स हैं उनके सभी प्राइम फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को हम ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने 120 और 36 का ही एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो 120 के फैक्टर्स वही होंगे 2 × 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन 36 के भी यही होंगे। अब इसमें हम एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, पहले हम सारे फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं उनको ले लेंगे। जैसे क्या क्या फैक्टर्स है, 2 है, 3 है, 5 है। 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी ले लिया। इसमें 5 एक्स्ट्रा है तो ये 5 भी ले लिया। जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है आप सभी ले लोगे और इनकी हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर दोगे। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो आप 2 की हाईएस्ट पावर क्या लोगे, 3 लोगे। यस बच्चे, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2 लोगे, और 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है तो 5 ही लोगे, तो ये इसका एलसीएम होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग ये होता है, कोई ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 120 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए और 36 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हमें सभी फैक्टर्स को इन्वॉल्व करना होता है और उनकी हाईएस्ट पावर को हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर लीस्ट से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लीस्ट है तो इसमें हम छोटी पावर लेंगे, वो हाईएस्ट है तो उसमें हम बड़ी पावर लेंगे, जबकि उल्टा होता है। वो कॉमन फैक्टर की बात हो रही है, डेट्स वाई हम उसमें लीस्ट पावर लेते हैं। जैसे मैं भी अभी थोड़ी देर पहले कंफ्यूज हो गया था बताते बताते। और ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, तो इसमें हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कर लोगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। अगेन, ये एक 10th क्लास में आपको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्वेश्चन को। इन केस आप कंफ्यूज हो जाते हो, भूल जाते हो, तो प्लीज क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप जैसे बचपन में एचसीएफ और एलसीएम निकालते थे, आप वैसे भी निकाल कर कैलकुलेट करके लिख के आ सकते हो।
मार्क्स उसमें भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड एचसीएफ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देन यू विल हैव टू प्रेजेंट योर सॉल्यूशन इन दिस मैथ वे ओनली। आप फिर इसी तरह से लिखोगे, उसमें फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप नहीं करोगे तो। फाइन, ठीक है, तो आगे चलते हैं कि 36 है अगेन नॉट 18। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पर जो मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ टू नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है कि एचसीएफ और एलसीएम का उनके नंबर्स से क्या रिलेशन होता है। और आपके कोर्स में भी सिर्फ टू नंबर्स ही हैं, थ्री नंबर्स की रिलेशनशिप आपके कोर्स में नहीं है। हालांकि आपके जो एग्जाम वो है ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसके बाद में उन्होंने फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो वो हम बाद में जब ऑप्शनल करेंगे तब मैं आपको बता भी दूंगा, बिकॉज प्री बोर्ड्स में आ सकते हैं। बट फिलहाल आपको टू नंबर्स की रिलेशनशिप उनके एचसीएफ और एलसीएम के साथ में बतानी है। और उनकी रिलेशनशिप और सिर्फ ये होती है कि अगर आप एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स के इक्वल होना चाहिए। जैसे अभी हमने 120 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट किया था, तो एच सी एफ इंटू एलसीएम जो होगा वो दोनों नंबर्स मीन्स 120 और 36 के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ऑप्शनली, सॉरी बच्चे, एग्जाम्पलर, हालांकि बुक में भी दिया हुआ है वो थ्री नंबर्स वाला, बट वो आपको करना नहीं है। फाइन, तो सपोज करो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं अभी बताता हूँ। आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये दोनों तो इसी से डेराइव हुए हैं। आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखोगे कि किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब ये चीज है जो आपको बहुत केयरफुली याद रखनी है, क्योंकि इसके बेस पर क्वेश्चन आता है। ये तो बहुत कम आएगा, क्वेश्चन इस वे में आएगा। HCF is always a factor of LCM, means LCM is always exactly divisible by HCF। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, सपोज करो क्वेश्चन में वो लिख सकते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर टू नंबर्स टू हैव HCF 13 एंड LCM 36। वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि दो नंबर्स का HCF 13 है और LCM 36 है, क्या ये पॉसिबल है। तो इसमें आप यहाँ इस लाइन से सीखोगे HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। अगर HCF LCM का फैक्टर नहीं है तो वो दोनों नंबर्स दो नंबर्स के HCF और LCM नहीं हो सकते। तो क्या 36 13 से डिविजिबल है? एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्या 36 13 से डिविजिबल है? विनायक, 36 13 से कहां से डिविजिबल है? अच्छा, 13 टू जा 36 होते हैं, नालायक, टेबल्स नहीं याद 13 तक की भी। इट्स नॉट डिविजिबल, 13 टू जा 36 नहीं होते हैं, 13 टूज आर 26 होते हैं। इट्स नॉट डिविजिबल, 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 13। तो हम कह सकते हैं कि 13 और 36 किन्हीं दो नंबर के एचसीएफ एंड एलसीएम नहीं हो सकते। फाइन, आप पहले चेक भी कर लोगे कि जो दिया हुआ है क्या वो करेक्ट है भी या नहीं है। तो इस केस में ये करेक्ट नहीं है, सो आप सीधे लिख दोगे इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव HCF 13 एंड LCM 36 फॉर टू नंबर्स। इसमें क्वेश्चंस इसी तरह का आता है मोस्टली। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कैसे पता लगाएं, नंबर्स तो दिए नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि HCF है या LCM क्या होगा। तो आप बस ये देखोगे क्या LCM HCF से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर है तो यस पॉसिबल है, अगर नहीं है तो नो पॉसिबल नहीं है। ये वन मार्कर में क्वेश्चन आता है।
क्लियर ये बात सभी को? ये वाली लाइन सभी को क्लियर है? एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा क्वेश्चन। नो, बोथ शुड बी फैक्टर नहीं बच्चे, एक का एक जो बड़ा नंबर होता है वो मल्टीपल कहलाएगा और छोटा वाला फैक्टर कहलाएगा। मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस पता है ना? जैसे 12 और 3 है, तो 3 फैक्टर है 12 का, बट 12 मल्टीपल है 3 का। तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जो बड़ा नंबर बच्चे फैक्टर वो होता है जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर सके। 3 12 को डिवाइड कर सकता है ना? एग्जैक्टली तो ये फैक्टर है। बट 12 तो 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। आप 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो 12 3 का फैक्टर नहीं है, बट 12 3 का मल्टीपल है। मल्टीपल का मीनिंग ये होता है कि 3 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर 12 आता है। ये आपके 6th क्लास में था शायद, फर्स्ट चैप्टर में। अगर 3 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में करने पर 12 आता है तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। गॉट इट? यस। चलिए तो आगे क्या है इसमें, लेट्स सी। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन टू नंबर्स हैव 60 एज देयर एचसीएफ एंड 100 एज देयर एलसीएम? क्या दो नंबर्स का 60 एचसीएफ और 100 एलसीएम हो सकता है? आप लोग बताओ। इसको इग्नोर कर दो, ये जो नीचे लिखा है, आप बस इसका आंसर दो। क्या दो नंबर्स का एचसीएफ 60 एंड एलसीएम 100 हो सकता है? ओके, गौरी ने जवाब दिया है। और किस किस का जवाब? विनायक, वाई एस, ओके, वाग्मी, सलोनी। विनायक ध्यान से देखो, जो मैंने अभी बताया है उसको अप्लाई करो। एक बार में सही आंसर आना चाहिए, दो चांसेस नहीं मिलेंगे। और बाकी स्टूडेंट्स बताओ, क्या 60 एचसीएफ और 100 एलसीएम हो सकता है? ओके रितिमा, निकिता, जानवी, कहाँ हो? ओजस, कार्तिक, कार्तिक, वाई एस बच्चे। क्या 100 60 से डिवाइड हो जाएगा? आपको सिर्फ ये देखना है कि एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल है या नहीं है। एचसीएफ यहाँ पर क्या है? 60 है, और एलसीएम क्या है? 100 है। क्या 100 60 से डिवाइड हो जाएगा? कार्तिक एंड जानवी आप बताओ। जानवी, 100 60 से डिवाइड हो जाएगा? 60 की टेबल में 100 आता है। यस, तो ध्यान से देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करके देखना है एलसीएम को एचसीएफ से। 100 इज नॉट डिविजिबल बाय 60, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि, ओके, इन दैट केस यू कैन लुक एट स्क्रीन। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो क्लियर है। यस विनायक, तो यहाँ पर आपने 100 को 60 से डिवाइड करके देखा, जो कि पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 40 रिमाइंडर बचता है। जब आप 100 को 60 से डिवाइड करते हो तो 40 रिमाइंडर बच रहा है। दैट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव एचसीएफ एज 60 एंड एलसीएम एज 100 फॉर टू नंबर्स। दो नंबर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उनका 60 एचसीएफ हो और 100 एलसीएम। ठीक है, ये मैंने डिवीजन दिखाया हुआ है कि 100 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, मीन्स ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ये आपको शो कराने की जरूरत नहीं है वैसे। फाइन, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? कुछ भी? इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। बस आपको ये थ्योरी याद रखनी है कि एलसीएम शुड बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। आप इससे चेक भी करके देख सकते हो, व्हेन यू कैलकुलेट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, तो आप चेक करके देख लो एक बार यूजिंग दिस फॉर्मूला कि क्या एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट
दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है। अगर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो आपके एचसीएफ और एलसीएम करेक्ट हैं। अगर नहीं आ रहा है तो आपके एचसीएफ और एलसीएम में से कुछ मिस्टेक है। और ये वेरीफाई करने के लिए भी आ जाता है कि पहले एचसीएफ एंड एलसीएम कैलकुलेट करो और फिर वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन में आप यहाँ पर इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दोगे बस। एचसीएफ के प्लेस पर एचसीएफ, एलसीएम के प्लेस पर एलसीएम एंड बोथ नंबर्स के प्लेस पर बोथ नंबर्स। दोनों इक्वल आ गए तो वेरीफाइड हो जाएगा, जो कि आने ही चाहिए। चलो आगे क्या है, लेट्स सी। 1.2 एक्सरसाइज, इसके मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, एक दो क्वेश्चंस ही। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में ही मैं बता रहा था कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख कर आना है। प्लीज आप डायरेक्ट सिर्फ नंबर्स फैक्टर्स में नहीं लिख कर आओगे। 140 है तो 140 के आप प्राइम फैक्टर्स करोगे। ट्री मेथड से देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप जरूरी नहीं है ट्री मेथड से करो, बट अगर आप ट्री मेथड से कर आओगे, ट्री फॉर्मेट से, तो बहुत अच्छा होगा। उससे आपके कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे और टीचर को भी ये लगेगा कि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज एक्चुअली कर रहे हो। तो 140 के हमने ये फैक्टर्स किए। यहाँ पर दोनों प्राइम नंबर्स आ गए तो हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज द आंसर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 into 7, जिसको आप लिखोगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। दिस इज द आंसर। यस, सिंपलेस्ट कर सकते हो विनायक, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है। तो आप सिंपल वे में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आंसर आप इस फॉर्म में ही लिख कर आओगे। किसी को मुश्किल लगी इसमें कुछ भी करने में? ठीक है, अनदर वन। 7429, 7429 के फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले आप 17 देखो। इतने बड़े जब नंबर्स होते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस भी सकते हो कि ये तो हो ही नहीं रहा किसी से डिवाइड। आपको बस प्राइम नंबर्स पर फोकस रखना है। इफ यू नो प्राइम नंबर्स तो आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाओ। ऑब्वियसली ये 2 से नहीं होगा, 2 के बाद 3 से करो, 3 के बाद में 5 से करो, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे करते जाओ। किसी ना किसी से डिवाइड होगा जरूर, और उसके बाद में बस आप उसको डिवाइड करते चले जाओ फर्दर। ओके विनायक। 17 देखो, 17 19 इनका दिमाग में ख्याल भी नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आप सोचोगे ये तो 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, किससे करें? तो आप फर्दर प्राइम नंबर्स को एक्सप्लोर करते जाओ। 100 तक में कोई ना कोई प्राइम नंबर ऐसा होगा जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, इसमें किसी की भी एक्सपोनेंट्स टू 1 से ज्यादा एक्सीड हुई नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख दोगे 17 into 19 into 23। इसका आंसर यही होगा, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ ही नहीं है, एक बार भी रिपीट नहीं हुआ है एक्चुअली। सो दिस इज द आंसर। यस आदित्य, यस सलोनी। 17 19 and 23। ओके विनायक, विल डिस्कस लेटर। नाउ इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप कर लोगे। किसी को प्रॉब्लम आएगी बाकी पार्ट्स करने में? हाँ, मोस्टली 20 के अंदर हो जाते हैं। स्टिल अगर नहीं भी हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा आगे चल जाओ, क्योंकि 100 तक के में भी प्राइम नंबर्स इतने ज्यादा नहीं है कि आप उससे थक जाओगे। बस आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स हैं कौन कौन से। प्राइम नंबर्स का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, तो यू विल हैव टू लर्न ऑल द प्राइम नंबर्स एटलीस्ट 100 तक। और वो लर्न आपको इसलिए भी करने पड़ेंगे क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी का चैप्टर आएगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे कि प्रोबेबिलिटी बताओ प्राइम नंबर्स की। तो अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं पता है तो फिर आप ऑब्वियसली पहले टाइम वेस्ट करोगे लिखने में, ढूंढने में, और उसके बाद में आंसर दोगे। सो यू शुड लर्न ऑल द प्राइम नंबर्स एटलीस्ट 100 तक।
ठीक है, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, सभी इसके पार्ट्स कर लेंगे अपने रजिस्टर में। और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप खुद ही देखोगे उसे, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करना है, तो आई डोंट थिंक इसमें आपको मेरी मदद की कोई जरूरत पड़ेगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इजी। इसमें आपको एचसीएफ एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद में कुछ नहीं, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स करोगे, विच इज 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 15 के फैक्टर्स होंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड 21 के 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब मुझे आप बताओ कि एचसीएफ में मैं कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करूंगा, इन तीनों में से हम कौन कौन से फैक्टर्स को लेंगे एचसीएफ के लिए। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे? यस सलोनी, यस विनायक, यस गौरी। कार्तिक, टू क्यों लेंगे बच्चे, क्या टू तीनों में आ रहा है? एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं, तो टू तो तीनों में कॉमन नहीं है ना? तो हम टू को नहीं लेंगे, जस्ट थ्री इज द कॉमन फैक्टर, तो हम थ्री लेंगे। और थ्री की लीस्ट पावर लेंगे। थ्री की लीस्ट पावर क्या है यहाँ पर? सबसे छोटी पावर थ्री की क्या है? एक ही है, वन ही है ना? तो हम इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? थ्री की पावर वन या थ्री, दैट्स इट। इसमें से सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आया थ्री, और उसकी भी लीस्ट पावर वन ही थी, तो हमने थ्री की पावर वन ली, विच इज एचसीएफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि सबसे छोटा सबसे बड़ा ऐसा नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं, वो थ्री है। थ्री से बड़ा कोई और ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे ये तीनों डिवाइड हो सके। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हो, तीनों एक साथ डिवाइड नहीं हो पाएंगे। अब एलसीएम के लिए, हाँ, हम एलसीएम के लिए सभी फैक्टर्स लेंगे। टू है, टू लिया। थ्री है, थ्री ले लिया, इसका थ्री आ चुका है। फाइव है, फाइव लिया। थ्री आ चुका है, सेवन भी ले लिया। और इनकी हाईएस्ट पावर, टू की हाईएस्ट पावर टू है तो वो ली, थ्री की हाईएस्ट पावर वन है, फाइव की हाईएस्ट पावर वन है, सेवन की भी हाईएस्ट पावर वन है, और इनको मल्टीप्लाई कर लिया, विच गिव्स अस 420। यस विनायक, यस सलोनी। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इसमें आपको वो लाइंस ड्रॉ करके दिखाना नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इस तरह से ही लिखना है, दैट इज सफिशियंट। पहले तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन, देन एचसीएफ, देन एलसीएम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन है। गुड। बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ध्यान रखना, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आए अभी तो वन मार्कर में। चलिए, ठीक है। HCF ऑफ 306 657 इज 9, इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाकी पार्ट्स आप कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं गौरी, जैसे ये है फोर्थ वाला, और मैंने एक वो बताया था पॉसिबल वाला, कि एचसीएफ और एलसीएम पॉसिबल है या नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन। और फर्स्ट एक्सरसाइज में जो लास्ट के टू क्वेश्चन थे, और सेकंड क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। उनमें से तो आता ही है, अगर वो कोर्स से आउट नहीं होंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इन्होंने पूछा है कि दो नंबर्स हैं 306 एंड 657, जिनका एच सी एफ 9 है। यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम। तो आप एलसीएम इसका इस तरह से फाइंड आउट मत करने लग जाना कि प्राइम फैक्टर्स करो एलसीएम मैनुअली फाइंड आउट करो। यू विल हैव टू यूज फॉर्मूला। फॉर्मूला जो आपको भी बताया था, फॉर्मूला क्या था? एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट एचसीएफ 9 गिवन है, और दोनों नंबर्स जो है वो 306 एंड 657 है। 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट आंसर 22338। सो एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 22338।
आप नॉर्मली एलसीएम निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आप जिस तक पहुंचने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो। और ऑल्सो अगर उन्होंने तीन चीज दी है तो दे वांट यू टू यूज दिस फॉर्मूला। दे वांट टू सी कि आप अपना दिमाग और अपनी अटेंशन कितनी यूज करते हो। यू हैव दिस फॉर्मूला, देन व्हाई टू सॉल्व मैन्युअली एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। किसी को कोई शंका इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअली। जानवी क्या रिपीट करना है बताओ, क्या समझ नहीं आया? बोलो बोलो। आपको किसी क्वेश्चन में दो नंबर्स दिए हुए हैं और बोला है कि उनका एचसीएफ या एलसीएम ये है। कुछ भी दे सकते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। और आपसे पूछेंगे, इफ एचसीएफ दिया हुआ है तो आपसे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, इफ एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। Excuse me। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला दैट एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आप दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को इक्वल रखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ के, और उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। एलसीएम हमारे पास नहीं था तो हमने एलसीएम को ऐसे ही रहने दिया। आप चाहो तो वेरिएबल यूज कर सकते हो कुछ इसके प्लेस पर, एक्स वाई जेड और एनीथिंग। एचसीएफ के प्लेस पर एचसीएफ की वैल्यू एंड दीज टू नंबर्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। और बस इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लिया, जिससे हमें ये मिल गया विच इज वैल्यू ऑफ एलसीएम। सिंपल क्वेश्चन ये। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ टू नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। इफ दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, sorry, they want you to find out HCF and LCM of three numbers or something, then you cannot use this formula। उस केस में एक फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है थ्री नंबर्स के लिए, जो क्वाइट लॉन्ग है और आपके कोर्स में भी नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अगर आपको एचसीएफ एंड एलसीएम थ्री नंबर्स या उससे ज्यादा का कैलकुलेट करना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैनुअली यूज करके ही एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करोगे। ठीक है। नो अक्षर, थ्री नंबर्स के लिए इस फॉर्मूला से नहीं आएगा आंसर करेक्ट। कोई कोई नंबर्स हो सकते हैं जिनके लिए आ जाए, वो जस्ट एक एक्सेप्शन होगा। बट थ्री नंबर्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। किसी किसी पेयर में आ सकता है क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हर नंबर के लिए नहीं आएगा। क्या क्या नंबर्स थे चलो बताओ। कोई कोई नंबर्स में शायद आ जाए बट हर थ्री नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दैट्स वाई हम इसको यूज ही नहीं करेंगे थ्री नंबर्स के लिए। और मैथ्स के टेस्ट में बहुत सारे बच्चों की बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। तो अभी तो मैंने बहुत इजी सा टेस्ट लिया था जिसमें आपको बस बेसिक्स ही बताने थे, इनफाइनाइट एंड सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस।
ओके अक्षर। तो प्लीज थर्ड चैप्टर की प्रैक्टिस ढंग से कर लो। यू हैव रिकॉर्डिंग्स, अगर नहीं समझ में आए कुछ क्वेश्चंस तो आप रिकॉर्डिंग्स देखो। और कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो, वी कैन रिवाइज दैट लेटर, नॉट अभी तो नहीं बट लेटर। आई विल कीप दैट इन माई माइंड कि हाँ मुझे ये कराना है। बट प्लीज क्वेश्चन सारे करो और पूरी थ्योरी को भी पढ़ लो एक बार। जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसमें बेसिक्स थे, जो आपको मैंने कितनी बार करवाए और आपसे कितनी बार पूछा भी और ड्यूरिंग सेशंस, और आपने सही जवाब भी दिए। बट जब टेस्ट देने बैठे तो उसमें आप शायद या तो कंफ्यूज हो गए या फिर आपको आता ही नहीं था। तो प्लीज थर्ड चैप्टर की ढंग से तैयारी करो। और उसका असाइनमेंट मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीक, जिसमें उससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस होंगे, थर्ड चैप्टर से रिलेटेड जो पॉसिबल आ सकते हैं एग्जाम में। लेकिन उनको अपलोड करने का फायदा मेरा तभी होगा जब आप थर्ड चैप्टर को ठीक से कर लोगे। पहले एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस, ये बात मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल आपको करने हैं। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करे और बाकी कोई बुक लेकर बैठ गए तो आई कैन नॉट गारंटी योर सक्सेस। मैं आपको ये भी नहीं गारंटी दे सकता कि आपके 50% भी आ जाएंगे। सो प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, डू दैट इन योर ओन टाइम, बट पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, सारे बेसिक्स, सारे टॉपिक्स, सारे एग्जाम्पल, सारी थ्योरी, सारे थ्योरम्स, सभी कुछ आपको करने हैं। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको ग्रास्प करना है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी और आपने सोचा मैं आरडी शर्मा करके या कोई और एक्स्ट्रा बुक करके टेंथ में बहुत अच्छे नंबर ले आऊंगा या ले आऊंगी, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको पहले एनसीईआरटी करनी है कम से कम 2 बार, एक बार नहीं 2 बार करनी है। ईच एंड एवरी पेज ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, एक्सेप्ट अपेंडिक्स सेक्शन जो लास्ट में दिया हुआ है, उसको आप छोड़ सकते हो। आंसर्स के बाद में जो सेक्शन दिया हुआ है उसको आप कभी थियोरेटिकली पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, आपको करने हैं। लास्ट सेशन तक मैं एग्जाम्पल्स के साथ, सॉरी, ऑप्शनल एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस छुड़वा देता था क्योंकि वो बोर्ड्स में नहीं आते थे। लेकिन वी डोंट नो इफ इस बार बोर्ड्स इस बार भी होंगे या नहीं होंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप ऑप्शनल एक्सरसाइजेस भी करोगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस में खुद भी करने हैं वो। तो एनसीईआरटी प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन से, बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एंड यू आर सीरियस अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो प्लीज एनसीईआरटी के बिल्कुल आपने जो चैप्टर्स कर लिए हैं उसके फर्स्ट पेज से स्टार्ट करो। यस सलोनी प्री बोर्ड के बेसिस पर दिए गए, लेकिन प्री बोर्ड के बेसिस पर भी एनसीआर जो सीबीएसई है उसने गाइडलाइंस दी हैं। अगर प्री बोर्ड्स के बेसिस पर किसी के 50% आए हैं तो उसको 50% को, उन्होंने बोला है कि 50% का मीनिंग है एटलीस्ट उस बच्चे के 85+% आए हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको एन सीबीएसई वाले किस तरह से कंसीडर करते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। प्री बोर्ड स्कूल के टीचर्स देते हैं जिसमें वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, फालतू के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देते हैं, जस्ट टू मेक प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको डराऊंगा नहीं। मैं जो भी बोर्ड के बच्चे आते हैं 10th क्लास के, वो बहुत सभी को ये बोलता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसा बोर्ड्स के बारे में बोला जाता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, टेक इट इजी। और मुश्किल क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करने की जगह आप बेसिक थ्योरी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उस पर कंसंट्रेट करो। यस निकिता, ये मेरा भी मानना है और मैं पहले भी जो लास्ट क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चे, अगर आप प्री बोर्ड में 40% लाते हो तो समझ लो आपके करीब 60% मार्क्स बोर्ड्स में आ सकते हैं। अगर आप प्री बोर्ड्स में 50% लाए हो तो आपके बोर्ड्स में 85 80+ मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आप प्री बोर्ड में 60+ मार्क्स लाए हो, 70+ मार्क्स लाए हो, तो आप बोर्ड्स में 100% मार्क्स ला सकते हो। दैट्स जस्ट बेस्ड ऑन एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि प्री बोर्ड्स में जितने आपके मार्क्स आते हैं, बोर्ड्स में आपके उसमें 20 to 25+ परसेंटेज हो जाती है।
ठीक है। आज बस 10th वाले बच्चे आपकी क्लास इतनी रहेगी, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।